आज के दिन पाकिस्तान ने 5 न्यूक्लियर धमाके किए थे। उस वक़्त भी भारत में बीजेपी की गवर्नमेंट थी, अभी भी बीजेपी की गवर्नमेंट है। एक तो ज़रा इस पे ज़रा कमेंट कीजिएगा कि इंडिया ने क्यों धमाके उस वक़्त किए, हमें मजबूरन करने पड़े, हम तो नहीं चाहते थे करने, लेकिन इंडिया अपनी एक डोमिनेंस चाहता था उस वक़्त भी और आज भी वो डोमिनेंस चाहते हैं। इंडिया की पॉलिसी पिछले 30-35 साल से नहीं बदली। एक तो उस पे कमेंट कीजिएगा। दूसरा ये जो ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि अब्राहमिक अकॉर्ड और ममालिक ज्वाइन करें तो तब मैं ईरान के साथ डील करूंगा, लेकिन कहा जा रहा है कि डील बिल्कुल तैयार पड़ी हुई है, लेकिन अमेरिका ने फैसला करना है कि कब डील करनी है और कब नहीं करनी। और पाकिस्तान के वजीर खारजा भी अमेरिका में सुनने में आया कि वो जैसे मार्को रूबियो इंडिया में जयशंकर साहब से और मोदी साहब से मिल के आ रहे हैं, साथ ही पाकिस्तान के वजीर खारजा भी अमेरिका आ गए हैं और वो भी रूबियो से मिल रहे हैं। कैसे देखते हैं सारी इन डेवलपमेंट्स को? चीमा साहब, आज जो एटॉमिक आपके पास एसेट्स की बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है आपकी आज सर्वाइवल जो है वो सिर्फ इसी एक एटॉमिक एसेट की वजह से है, वरना आप में बांग्लादेश में अफगानिस्तान में कोई फर्क नहीं होना था आज। और बिलखसूस जो मैंने लोगों की आंखों में खून देखा है 10 मई का, वो बड़े अरसे का मेरा मकसद है। आपके जिस तरह वो कहते हैं ना, टुकड़े 6 कर देने थे 4 की बजाय उन्होंने, तो दर हकीकत अफसोस के साथ ये मैं कहता हूं कि आप ऐसे सरकमस्टांसेस में हैं। बल्कि मैं इस पे थोड़ा सा और मजीद बल्कि करना चाहूंगा। आज आपको दुआएं देनी चाहिए जिन लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाकर आपको एटॉमिक एसिड दिए। चीमा साहब, ईद गुजरी है अभी रिसेंट। 2 वाकयात इंतहाई शर्मनाक है। एक मुंबई के अंदर हुआ है कि किसी ने एक पिग का बच्चा लेके तो इस मुसलमान कम्युनिटी के अंदर, और लोगों ने वीडियो बना के लगाई है, सारी दुनिया देख रही है। दूसरी एक वाकया ये हुआ है कि इस दफा चीमा साहब, आप एक तो उन्होंने जानवरों की कुर्बानियों पर पाबंदियों की बात की, दूसरी उन्होंने चीमा साहब ये किया है कि मस्जिदें छोटी पड़ जाती हैं क्योंकि ईद की नमाज होती है, तो बाहर भी अल्टीमेटली नमाज पढ़ते हैं लोग। साल में एक वाकया होता है, उस पर भी पाबंदी लगा दी गई है। तो दर हकीकत मैंने आपको जिस तरह कहा था कि इस वक्त बहुत हालात खराब हैं भारत के अंदर। इकॉनमी के तो वैसे ही खराब हैं कि सोना ना खरीदो, फला ना करो, और जो रुपए के हालात हैं वो तो नजर आ रहे हैं। लेकिन ये कि फैब्रिकेशन में बड़े जालिम लोग हैं, बड़े बड़े तेज। अब तो खैर लोग अमेरिकन समझ चुके हैं कि ये मनमोहन सिंह के पीरियड के नंबर्स को ही वो तल तल के तो दुनिया को दिखा रहे हैं। ये ऑप्टिक्स में बड़े जबरदस्त हैं। जिस तरह हमारे विश्व गुरु हैं, वो चाय के बागात में जाते हैं तो वो जिस तरह बॉलीवुड में मूवी बन रही होती है, इन्होंने पूरा भारत ही बॉलीवुड बना दिया। जंग भी बॉलीवुड के अंदर और इकॉनमी भी बॉलीवुड के अंदर, सियासत भी बॉलीवुड की मूवी की तरह। लेकिन आप दुआएं दें कि आपके पास आज पाकिस्तान है। मैं आपके ही सेगमेंट में क्वेश्चन करता था कि 2 नेशन थ्योरी से हमने क्या खोया क्या पाया। मुझे याद, मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगा। लेकिन 10 मई ने मेरी बिल्कुल ओपिनियन चेंज कर दी। चीमा साहब, आज हालात ये हैं, अगर इस पार्टी से, मैं इसको सियासी पार्टी नहीं समझता, उसकी वजह यह कि सियासी पार्टी तो होती है जो जमहूरियत पे या अपनी पॉलिसी या अपनी कारकर्दगी की बेस पर सियासत करे। अगर 100 मिलियन रुपयों के एमपी खरीदने हो, आपने एमएलए खरीदने हो, तो ये सियासत नहीं होती, ये सियासत नहीं है चीमा साहब, ये फ्रॉड है, गैंग्स है चीमा, माफिया स्टाइल। अगर आज मेरी इस बात को कुछ चैलेंज कर दे, अगर आज इनसे मुसलमान जो भारत में रहते हैं उनके खिलाफ नफरत और पाकिस्तान के खिलाफ नफरत अगर आज इनसे ले ली जाए तो ये शाम को बैंकरप्ट हो जाएगी, सियासी तौर पर भी और माली तौर पर। माली तो खैर एटीएम मशीनें इनकी है, शायद 6 महीने निकाल जाए, लेकिन सियासी तौर पर शाम को ये बैंकरप्ट हो जाए। और तीसरी बात देखें, किस खूबसूरती से इतनी बड़ी आबादी को बेवकूफ बनाया जाता है। तालिबान के साथ रिश्तेदारी है, जिन्होंने सोमनाथ का मंदिर गिराया था, उनके रिश्तेदार चीमा साहब। गल्फ में जाते हैं तो चुमी ही नहीं खत्म होती चीमा साहब इनकी, लेकिन यहां नमाज नहीं पढ़ने देनी इन्होंने। पता नहीं किस किस्म का है। ये समझते हैं कि गल्फ या मिडल ईस्ट का इस्लाम डिफरेंट है, मुंबई का इस्लाम जो है डिफरेंट है। ये किस तरीके से इन्होंने बेवकूफ बना दिया चीमा साहब। तो आज शुक्र करें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप कहें बल्कि कि आज आपके पास पाकिस्तान है। आप ईद भी मना रहे हैं, आप कुर्बानियां भी कर रहे हैं, और आप आज सुख का सांस ले रहे हैं, सुख का सांस ले रहे हैं।
वरना आपको आज इन्होंने कहना था कि स्टार्ट करें अजान के बाद जय श्री राम का नारा लगाएं। तो दर हकीकत ये अफसोसनाक बात है। खुशी होनी चाहिए कि यू आर एन एटॉमिक पावर, यू हैव पाकिस्तान एंड यू आर लिविंग पीसफुली एंड फ्रीली। मैं दुआ करता हूं 225 मिलियन प्रिजनर्स, हॉस्टेजेस लिविंग इन इंडिया, हॉस्टेजेस, जिनको सुबह शाम या तो जूते खाने पड़ते हैं तो या बताना पड़ता है कि यार हम आपके साथ, हम मुखलिस हैं जी, हम मुखलिस हैं। चीमा साहब, मैं बल्कि कई अब अदालतें, खैर अदालतें भी सबकी इनकी अपनी है, हर चीज ही जो अपनी है चीमा साहब। इस वक्त तो मेरे जो कई हिंदू दोस्त हैं चीमा साहब, जो बेचारे बीजेपी के नहीं हैं, उनका सर्वाइवल मुश्किल हो चुका है वहां पे। उनको कहा जाता है तुम देशद्रोही हो, पाकिस्तान चले जाओ। जो बीजेपी का नहीं है वो पाकिस्तानी है। देखिए कैसा नैरेटिव क्रिएट किया गया। अब मैं तो इसको सियासत नहीं मानूंगा, लेकिन चीमा साहब आगे चलते हैं। इस वक्त दुनिया की जंगों के हालात क्या है? आज फिर अटैक किया गया ईरान के ऊपर, जो मिसाइल वहां बंदराबास के ऊपर उनके, और फिर उसका बिलखसूस सेंट काम के कैप्टन टिम हाकिन है, उन्होंने उसकी सफाई पेश की कि ये डिफेंस में हमने किया है, सेल्फ डिफेंस में, क्योंकि वहां पे उनकी कश्तियां जो है बारूदी सुरंगें बिछा रही थी, और फिर वो उसके ऊपर अपने मिसाइल जो थे, और हमें हमारे एक बिलखसूस एक शिप जो हमारा एक कैरियर है उसको लॉकडाउन कर रहे थे इब्राहिम लिंकन। तो ये दर हकीकत ये तो खैर अब चीमा साहब मैं जो जिंदगी में चीजें देख रहा हूं, अब वाकया क्या है, होना क्या है। मैं पहले कहता रहता हूं शायद ये पास्चरिंग हो रही है। 3 मुल्कों ने ये जंग जीतनी है। ये जंग ईरान ने भी जीतनी है, ये जंग अमेरिका ने भी जीतनी है, और ये जंग इजराइल ने भी जीतनी है। 3 मुल्कों ने। इशू अब ये है, तीनों ने अपने अवाम को सेटिस्फाई करना है। अक्टूबर में इलेक्शन है इजराइल के अंदर। बीबी नेतन्याहू जिनको जंग चाहिए सर्वाइव करने के लिए, और वो जंग कर रहे हैं मुसलसल। आज का उनका नारा है कि हम जब तक हिजबुल्लाह को खत्म नहीं करेंगे, हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे। बैरूत के ऊपर पूरा शहर, आज की खबर है चीमा साहब, कि वो अटैक करने के लिए तैयार है। लोग वहां से भाग रहे हैं। लग रहा है कि बैरूत के ऊपर वो कब्जा करें। कागजों में सीज फायर। दूसरी तरफ से खबर आई है चीमा साहब, दूसरी तरफ ईरान की तरफ से खबरें आई है, कहते हैं मुआहदा भी होगा, जंग भी होगी। और ये सबसे बड़ी बात ये करना चाहूंगा चीमा साहब, ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं होगा। शायद सीज फायर हो जाए, शायद ये एग्रीमेंट भी हो जाए, शायद कोई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी हो जाए, लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं होगा। उसकी वजह ये है, जंग ईरान के साथ इजराइल की थी, अमेरिका की जंग चाइना के साथ थी। आज बल्कि मैं 20 तारीख को फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने इन जंगों को क्या नाम दिया, मैं उस आर्टिकल के बारे में मैंने पढ़ा, बड़ा इंटरेस्टिंग था। उन्होंने कहा ईरान इज न्यू वियतनाम, यूक्रेन इज न्यू कोरिया। इसमें अब चीमा साहब हालात ये है कि जो और इस वक्त जो बीबी नेतन्याहू लेकर गए थे, वो कहते मैं कंबल छड़ रहा हूं, कंबल नहीं छड़ रहा। उसकी वजह यह है कि 2 एलिमेंट मैं बताना चाहूंगा चीमा साहब। ईरान उनकी 10 लाख फौज है, 2 करोड़ उनके बसीज हैं जो उनके वर्कर हैं, और हर ईरान। पाकिस्तान में आज भी एक लाइन बहुत सुनने को मिलती है, अगर हमारे पास परमाणु बम ना होता तो भारत हमें खा जाता। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में न्यूक्लियर बम ने पाकिस्तान को बचाया, या फिर उसी सोच ने पाकिस्तान को हमेशा डर, सैन्य हुकूमत और इंस्टेबिलिटी में फंसा दिया? दोस्तों, साउथ एशिया की पॉलिटिक्स में एक बयान इतिहास बन चुका है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1960 से 70 में कहा था, हम घास खा लेंगे लेकिन अपना एटम बम बनाएंगे। उस समय पाकिस्तान को लगता था कि इंडिया के मुकाबले कन्वेंशनल मिलिट्री स्ट्रेंथ में वो पीछे है। फिर 1971 का युद्ध हुआ, जिसमें ईस्ट पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बन गया। उस हार ने पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग पूरी तरह बदल दी। इसके बाद पाकिस्तान ने तेजी से न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़ाया, और 1998 में इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट के जवाब में पाकिस्तान ने भी चगाई में परमाणु परीक्षण किए। आज पाकिस्तान में कई लोग कहते हैं, अगर न्यूक्लियर वेपन्स ना होते तो इंडिया हमला कर देता। लेकिन असली सवाल यहां से शुरू होता है, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब सिर्फ सुरक्षा नहीं देता, वो पूरे देश की पॉलिटिक्स और माइंडसेट भी बदल देता है।
एनालिस्ट मानते हैं कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी स्टेट वाली सोच इतनी मजबूत हो गई कि इकोनॉमी पीछे छूटती गई, डेमोक्रेसी कमजोर होती गई और नेशनल आइडेंटिटी लगातार इंडिया सेंट्रिक फियर पर टिकी रही। यानी हर क्राइसिस में नैरेटिव यही बना, देश खतरे में है। अब जरा दूसरी तरफ भी देखिए, इंडिया और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं और यही कारण है कि बड़े युद्धों पर हमेशा ग्लोबल प्रेशर बढ़ जाता है। कारगिल हो, बालाकोट हो या बॉर्डर टेंशन, हर बार दुनिया की सबसे बड़ी चिंता यही रहती है कहीं एस्केलेशन न्यूक्लियर लेवल तक ना पहुंच जाए। लेकिन इंटरनेट पर अब डिबेट बदल रही है। कुछ लोग कहते हैं न्यूक्लियर वेपन्स ने साउथ एशिया में फुल स्केल वॉर रोका, जबकि दूसरे लोग सवाल उठाते हैं अगर एक देश अपनी पूरी आइडेंटिटी ही डर और दुश्मनी पर बनाए तो क्या सिर्फ एटम बम उसे स्टेबल बना सकता है? और शायद यही साउथ एशिया की सबसे बड़ी ट्रेजेडी भी है, जहां करोड़ों लोग बेहतर एजुकेशन, इकोनॉमी, जॉब्स, टेक्नोलॉजी की उम्मीद करते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स अक्सर फियर, सिक्योरिटी और राइवलरी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या न्यूक्लियर बॉम्ब सिर्फ डिटरेंस है या फिर साउथ एशिया में यह डर का ऐसा चक्र बन चुका है जिससे बाहर निकलना दोनों देशों के लिए मुश्किल हो गया है?